सही बच्चों, प्रोडक्शन पॉसिबल कब हुआ आप लोगों को? आसान है। क्यों भाई, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसे समझ ना आई हो और वो चुप करके बैठा होगा यार क्या कहूँ, हमें सर को कहूंगा, लोग कहेंगे ये भोंगा सा है, इसको क्यों नहीं समझ आई, हमें आई है, लोग कहेंगे ये बंदा समझदार नहीं है। ऐसा कोई चक्कर तो नहीं है? अच्छा बच्चों, हुआ क्या था, हमने कहा था प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व एक ऐसी कर्व है कि जिसके अंदर हमने छोटी सी इकोनॉमी बनाई है और इस इकोनॉमी के अंदर हमने दो प्रोडक्शन, सिर्फ दो प्रोडक्ट की प्रोडक्शन रखी है। तो मैंने कहा था इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बनने के लिए पहले नहीं बड़ा सर्किट बनते, पहले छोटा सा सर्किट बनाते हैं। इसी तरह इकोनॉमिस्ट बनने के लिए पहले छोटी सी इकोनॉमी बनाई है। उस इकोनॉमी में सिर्फ दो चीजें बन रही हैं, एक गाड़ियां और एक गैस। और हम कहते हैं इस प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट है वो सारे के सारे एफिशिएंट पॉइंट्स हैं। यानी इसके ऊपर जो कोई भी पॉइंट पिक कर लिया जाए तो विद इन यूज्ड इनपुट रिसोर्सेस, मटेरियल, लैंड, लेबर, कैपिटल, हम मैक्सिमम आउटपुट ले रहे हैं, इससे ज्यादा ली नहीं जा सकती। लेकिन ये बना कैसे, हमें कॉम्बिनेशन मिला 0 20, ये 0 20, एक पॉइंट आ गया। ठीक है जी, बी पॉइंट है 1, ये 1 और ये 19, बी पॉइंट आ गया। सी पॉइंट कैसे बना, 2 एंड 16, 2 और 16 ये सी पॉइंट बन गया, और 3 एंड 10 डी, 4 एंड 0 ई। यही पांचों पॉइंट से मिलाया तो बन गया प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबल फ्रंट विच शोज ऑल द फिजिबल पॉइंट्स। इसके नीचे भी फिजिबल है, इसके ऊपर भी फिजिबल है, इसके ऊपर एक्सेसिबल नहीं है। जैसे ये सारे के सारे एफिशिएंट फंक्शंस हैं, एफिशिएंट कॉम्बिनेशन एच ओवर ऑप्टिमल। क्यों, इतना मसाइल ही नहीं है। ख्वाब देखने वाली बात, ये ख्वाब देखने वाली बात है, इतना मसाइल ही नहीं। इसके ऊपर जितने भी पॉइंट है वो अच्छे हैं, ऑप्टिमल, और नीचे वाले ले वो भी सकते हैं लेकिन अंडर ऑप्टिमल। तो मैंने कहा था एक सजेशन लेने के लिए हम जी पॉइंट ले लें, तो हमने जी पॉइंट लिया। तो मैंने आपसे पूछा कौन से नियरेस्ट पॉइंट है जिनसे मैं कंपेयर करूं, तो आपने कहा नियरेस्ट एक तो डी है एक सी है। तो अगर डी से कंपेयर करता हूं तो जी कितना कम है उससे, एक जहाज कम दे रहा है। और अगर डी से कंपेयर करूं तो 6 कार्स कम है। तो दोनों सूरतों में चाहे डी से कंपेयर कर लो या सी से, अंडर ऑप्टिमम में कम है, जबकि इनपुट उतनी ही लगी है, तो हम ये पॉइंट लेंगे ही नहीं। इसका मतलब है पीपीसी के ऊपर पॉइंट लेंगे, पीपीसी के नीचे और अबव ले नहीं सकते। लिहाजा वो आगे आपकी मर्जी है। अगर आप चाहते हैं कि आप सेल्फ रिलायंस पॉलिसी में, तो आपको डी पे जाना चाहिए, जहाज भी बने और गाड़ियां भी, सी पे जाना चाहिए। लेकिन अगर आप कहें आप स्पेशलिस्ट कौन बनेंगे किसी एक चीज में, तो जापान की तरह खाली गाड़ियां बना लीजिए, जहाज अमेरिका चले लीजिए, या अमेरिका की तरह या पाकिस्तान की तरह जहाज बना लीजिए, गाड़ियां जापान से ले लीजिए। क्या हाल, पाकिस्तान ऐसे ही कर रहा है, ऐसे ही कर रहा है यार। जहाज F-16, मेरा F-16, F-17 बना रहा है, और पता नहीं कौन कौन से जहाज बनने शुरू हो जाएंगे, कौन एक जहाज वो बना रहे हैं, लेकिन गाड़ियां नहीं बना रहे। गाड़ियां चाइना इंडिया से लेनी शुरू कर देंगे। अच्छा बच्चों, यहाँ तक कोई चीज मुश्किल? अच्छा, लेकिन ये तो था कि हमें ये समझ आ गया इसके नीचे का पॉइंट अंडर ऑप्टिमम है, ऊपर वाले ऑप्टिमम है, उससे ऊपर वाले ओवर ऑप्टिमम। अब एक चीज थी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना। उसके लिए इसकी दो प्रॉपर्टीज आई थी। एक प्रॉपर्टी क्या थी, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब ये है कि जब तुम एयरप्लेन पढ़ाओगे, गाड़ियां तुम्हें कम करनी पड़ेगी। तो पहली प्रपोजिशन या पहली प्रॉपर्टी क्या बच्चों, ये है डाउनवर्ड स्लोपिंग, जो जो गवाही देती है सर्कासिटी ऑफ रिसोर्सेज की। किसकी गवाही देती है? सर्कासिटी ऑफ रिसोर्सेज की गवाही देती है। क्या सर्कासिटी ऑफ रिसोर्सेज? कि तुम्हारे पास इनपुट रिसोर्सेज कम है, एक चीज की प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो दूसरे की कम होगी। राइट बच्चों, इसीलिए आप देखते हो हम ए से बी पे जाते हैं, बी से सी पे जाते हैं, सी से डी पे जाते हैं और ई पे जाते हैं। जहाजों की प्रोडक्शन कम होती है, कभी बढ़ती है, तो गाड़ी की प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो कुछ लेके देना पड़ेगा। इस चीज को अंग्रेजी में उसने क्या कहा था? ट्रेड ऑफ। क्या था? ट्रेड ऑफ। एक ले लो, जहाज ले लो, गाड़ियां दे दो, या फिर उल्टा जाना है तो गाड़ियां ले लो, जहाज दे दो। लेकिन उसने ये इस तरफ मूव किया, हमने ए बी सी इसी तरफ ही रखा। ठीक है जी। दूसरा क्या था? डेट इज कॉनकेव टू
ओरिजिन। मैंने ये बताया था बच्चों, इस तरह का कर्व जो होता है, ये वाला जो कर्व होता है, ये होता है कॉन्वेक्स, ये होता है स्ट्रेट लाइन, और ये होता है कॉनकेव। कॉनकेव का मसला ये होता है कि हर अगले एक्सचेंज पे पहले से ज्यादा देना पड़ता है। हर अगले एक्सचेंज पे, हर दफा एक्सचेंज जब करते हैं, ट्रेड ऑफ करते हैं, तो पहले से ज्यादा मिकदार देनी पड़ती है। तो फिर कॉनकेव, कम देनी पड़ती तो कॉन्वेक्स होता है। अब ज्यादा देनी पड़ रही तो कॉनकेव है। ज्यादा क्यों देनी पड़ रही है, तो उसकी लॉजिक क्या थी कि पहले मैंने ये सिखाया था कि लॉस ऑफ एक्स गेन ऑफ वाई, बल्कि आपने बोला था पहले हम होते हैं हम पाते हैं। तो देखिए इस सेंस में अगर देखा जाए तो लॉस ऑफ वाई, यानी कि आप ए से बी पे जाते हैं तो वाई का एक लॉस करते हैं और एक्स का एक गेन करते हैं, लेकिन बी से सी पे जाते हैं तो एक्स के वाई के तीन लॉस करते हैं, एक्स का एक गेन करते हैं, 3:1 है। और सी से डी पे जाते हैं तो वाई के 6 लॉस करते हैं, एक्स का एक गेन करते हैं। और जब इधर जाते हैं बच्चों डी से ई पे, तो वाई का कितना लॉस करते हैं, 10 और गेन 1। तो लॉस पहले लिखा है, रेशो गेन लिखा है। तो हर दफा लॉस पहले से ज्यादा हो रहा है, 1 3 6 10। तो इससे पता लगता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ रही है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ रही है। क्या हाल है बच्चों? तो हर अगली ऑप्शन पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पहले से ज्यादा बढ़ती है, कॉस्ट पहले से ज्यादा होती है। तो वो कहता है कि हर अगला जहाज लेने के लिए ज्यादा गाड़ियां देनी पड़े, हर अगला जहाज लेने के लिए पहले से ज्यादा गाड़ियां। इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बढ़ना, और इसी को कहते हैं कॉनकेव टू ओरिजिन। तो यहाँ शायद उन्होंने लिखा भी था, मैंने पढ़ा था शायद कहीं। बच्चों क्या हाल है? कहते हैं द सम रिसोर्सेज आर नॉट compatible फॉर सम goods. By switching resources from compatible goods to non-compatible, more of one product has foregone to get a little of other. क्योंकि वो स्पेशलिस्ट उसके हैं, तो आप कंपेटेबल रिसोर्सेज को उठा के इनकम्पेटेबल साइड पे ला रहे हैं। क्या हाल है बच्चों? तो अल्टीमेटली वो ज्यादा रिसोर्सेज लगा के कम मिलेगा आपको जवाब में। राइट बच्चों, यहां तक बात समझ आ गई थी? ठीक हो गई बात? सर थोड़ा सा लाउड बोलें, जब आप लैपटॉप से दूर जाते हैं तो आपकी आवाज, वॉइस नहीं आती? नहीं, थोड़ी आती होगी, ऐसा नहीं हो सकता, बोलता तो मैं बहुत ऊंची हूँ, है भाई। अच्छा बच्चों, तो हम एक बात समझ आती है हमें, बिल्कुल क्लियर है? चलो सही है। नेक्स्ट से ना बेटा, कल से ना माइक लगा लेंगे, माइक, एक माइक ले लेंगे तार वाला, वो लगा लें। अच्छा बच्चों, बात पक्की है जी, क्लियर है? अच्छा, ऐसे ही इससे मुझे ना एक वाकया याद आ गया, अच्छा नहीं है इसलिए सुना नहीं सकता। क्या कर रहा, हाँ याद आ रहा है। एक लड़का ना मेरे से लव लेटर लिखवाता था जब मैं बीएससी में पढ़ता था। तो उसे लड़की किसी से मोहब्बत थी, मैं लिख देता था। तो वो लड़की जो थी वो इंग्लिश लिटरेचर और साइकोलॉजी पढ़ती थी लाहौर कॉलेज में। तो ये इलेक्ट्रिशियन था, पढ़ता नहीं था, इलेक्ट्रिशियन। मैं लिख देता था, चलो ठीक है। ये मुझे किताबें ला देता था, उसके बदले मैं लिख देता था। तो उसने मुझे ला दी एक्सप्लोरिंग द वर्ड ऑफ इंग्लिश, उसमें से हम जज्बाती अल्फाज लेके तो उसको स्टोरी डाल देते थे लड़की को, वो जवाब दे देती, पढ़ के उसमें समझा देता था, काम चल रहा था। तो अब जब वो मुझे मिला कोई 5-10 साल बाद, जाहिर है मैं वो इलाका छोड़ आया, तो फिर मिला, फिर पता चला कि उसने क्या किया कि उस लड़की से शादी कर ली, जो लाहौर कॉलेज वाली थी, उसको कुवैत ले गया, और कुवैत से एक फिलिपिनो से शादी करके उसको माँ के पास छोड़ गया। ठीक है। और एक श्रीलंकन लड़की से शादी करके उसको वलेंशिया में रखा हुआ उसने। तो जब हकमैर का हिसाब किया ना, तो पहली लड़की का हकमैर बहुत कम था फिलिपिनो का, दूसरी वाली का उससे ज्यादा, तीसरी वाली का। तो मुझे याद आ गया उससे कि जब भी इंसान दूसरी तीसरी शादी करता है तो हर अगली दफा हकमैर पहले से ज्यादा देना पड़ता है। तो ये वही वाली मेरी मिसाल है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती जाती है। पहली वाली को तो वालदेन कर देते हैं, तो वो ऊपर ऊपर कोई रिश्तेदार कोई भाइयों के होते हैं, वहाँ 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 इतना ज्यादा हकमैर देने ही नहीं पड़ता। दूसरी वाली के लिए फिर, तीसरी के लिए फिर उससे, चौथी वाली तो जायदाद ही लिखवा लेती है। नहीं बच्चों, क्या हाल है? नहीं जी,
तो मैंने देखा शादी एक ही होती बंदे की, बाकी मुकमुका ही होता है। इज अ डील है। यानी इमोशनल अटैचमेंट ऑलवेज विद योर फर्स्ट वाइफ, है ना। मेरी तो यार फर्स्ट ही है शायद, इसलिए मुझे ये पता। अच्छा बच्चों, एनीवे अल्लाह ताला माफ करे, गंदी से निकाल दी। अच्छा बच्चों, चलिए आगे आगे क्या बच्चों, प्रोटेक्शन पॉसिबल कब। लेकिन मेरी वाइफ उससे मिलने नहीं देती। वो अक्सर मुझे कहता है कि वो तो कुवैत होता है, तो मेरी श्रीलंकन वाली वाइफ को ये चीजें पहुंचा दूँ, तो हम कहती है मैं खुद पहुंचाऊंगी, तो ना इधर जाएंगे। लड़की के लिए होती है ऐसा करके। अच्छा बच्चों, एहतियात ऐसे ही है, बेगम मेरा ध्यान रखती है, मैं खुश होता हूँ, चलो पॉजेसिव तो है ना। वरना आमतौर पर इस उम्र में आगे बीवियां कहती है जा जिसका मर्जी जा, बेजरा आदमी। अच्छा बच्चों, अब बात आ गई क्या जी के अजम्पशंस क्या है। अजम्पशंस है बच्चों, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज। क्या मतलब, हम जो रिसोर्सेज है उनका एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं, यानी कि हम किसी रिसोर्स को ज़ाया नहीं करते। यही टीचर कहता रहता है, बेटा टाइम का एफिशिएंट यूज करो, टाइम का एफिशिएंट यूज करो, ज़ाया ना करो, ज़ाया ना करो, कहता रहता है कि नहीं। अच्छा बच्चों, आगे क्या, फुल एम्प्लॉयमेंट, assume all resources are fully employed। हालांकि ये दोनों एक ही बात है भाई, सारे रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड हैं, तब ही तो आप कह रहे हो कि एफिशिएंट यूज है। अगर एक भी मजदूर फारिग बैठा हो तो फुली एफिशिएंट कहां से हो गया, है ना। अच्छा दूसरी बात, इनपुट रिसोर्सेज फिक्स्ड है, तो वो तो हमें बताया गया है ना स्टार्टिंग ही कि ये फिक्स्ड है, वो बढ़ गए तो फिर तो सिचुएशन चेंज हो जाएगी ना। अभी वो भी देखते हैं बढ़ेंगे तो क्या होगा। अच्छा, और टू गुड मॉडल है, टू ही गुड है, कौन कौन सी, एक गाड़ियां और एक जहाज। ठीक है, और आगे क्या है, कांस्टेंट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज होगी तब भी हालात बदल जाएंगे। राइट बच्चों, तो ये हमारा बेसिकली ये चीजें थी। अब वो कहता है कि इसके अगर देखा जाए तो अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट क्या क्या समझ आए तुम्हें, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट तुम्हें क्या क्या समझ आए इकोनॉमी के हवाले से। इकोनॉमी में वो कहता है एक चीज तो तुम्हें समझ आई, वो ट्रेड ऑफ। क्या, कि इकोनॉमी अपने महदूद वसाइल के अंदर किसी एक चीज को बढ़ाएगी तो दूसरी कम हो जाएगी। लिहाजा वो कहता है समथिंग वी मस्ट फॉरगो एल्स एज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। यानी पूरी लाइन पढ़ते हैं, टू गेट समथिंग वी मस्ट, कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। क्या हाल है बच्चों, टू गेट समथिंग वी मस्ट फॉरगो समथिंग एल्स, हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है चॉइसेस, ड्यू टू लिमिटेड इनकम वन शुड मेक चॉइसेस ऑन द बेसिस ऑफ नीड एंड प्रायोरिटी। तो वसाइल कम होंगे तो हमेशा इंसान के पास चॉइसेस होंगी, और इन चॉइसेस में से उसे प्रायोरिटी तय करनी पड़ेगी, क्या ठीक है और क्या उसके लिए ठीक नहीं। दूसरी बात, यूजेस दो तरह के, एफिशिएंट और इनएफिशिएंट। जैसे आपने देखा कि हम और अगर उस पीपीएफ के ऊपर है तो एफिशिएंट है, नीचे तो इनएफिशिएंट है। यानी ज्यादा रिसोर्सेज लगा के कम हासिल करना तो इनएफिशिएंसी ही होगी ना। क्या हाल है बच्चों, और आगे क्या बच्चों, ग्रोथ, इंक्रीजिंग एबिलिटी प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी ओवर टाइम थ्रू इन्वेंशन इनोवेशन एंड डिस्कवरी। हालांकि हमारी बेसिक मॉडल में assumption है ना तो इनोवेशन होगी, ना डिस्कवरी होगी, और ना ही रिसोर्सेज में इजाफा होगा। लेकिन अगर हो गया तो इस पे इम्पैक्ट आएगा। इसलिए तो हमने वहां कांस्टेंट सपोज किया है। देखिए यहाँ पे हमने कांस्टेंट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी रखी है और इनपुट रिसोर्सेज को दोनों को फिक्स रखा है। लेकिन अगर ये बदले तो क्या हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी। अगर ये बदलेंगे तो क्या होगा, ग्रोथ हो जाएगी। और बच्चों इंक्रीजिंग, मैं इसको अभी 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 इसको साइड पे करता हूँ, ये दोबारा बात करता हूँ इसके ऊपर, ग्रोथ पे दोबारा बात करता हूँ, ठीक है। मैं अभी इस पे बात कर लेता हूँ, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये बेटे मैं पढ़ा चुका हूँ अभी आपको। ए से बी पे गए तो 1-1 एक्सचेंज था, बी से सी पे गए तो 3-1, और सी से डी पे 6-1, और डी से ई पे 10-1। तो देखिए law of diminishing return increases the optimum cost by continuous switching of resources to some other uses। कि जब तुम एक से दूसरे पे जाते हो तो जितना आगे जाते हो पहले से ज्यादा देना पड़ता है, यानी जो चीज एक्सचेंज करें उसकी कदर कम होती जाती है, इसलिए तो ज्यादा देना पड़ रहा है। ठीक है जी।
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग का मतलब ही है कि जब कोई चीज किसी को दो और वो उसकी कदर कम करे, तो पहले इतनी कदर थी कि एक से एक मिला, और फिर कदर इतनी कम हुई कि तीन दे के एक मिला, और फिर कदर इतनी कम हो गई छह दे के एक मिला, और फिर इतनी कम हो गई कि सिक्स दे के, तो डिमिनिशिंग होगी ना उसकी वैल्यू। क्या हाल है? और ये असूल है, जब भी मिकदार किसी चीज की ज्यादा नहीं पड़े हम कहेंगे यार इसकी कदर तो डिमिनिश हो रही है। क्या हाल है बच्चों? राइट बच्चों? अब आखिरी पॉइंट क्या रहेगा? ग्रोथ वाला। ग्रोथ ये है बच्चों के, अगर फर्ज करें आप कराची के साहिल समुंदर पर खड़े हैं और अचानक देखते हैं सामने एक जजीरा रूनुमा हो गया, आप कश्ती गिराते हैं उस जजीरे पे जाते हैं देखते हैं जजीरे पे स्मेल है, आप महकमा आर्कियोलॉजी को फोन कर देते हैं कि जी मैंने अचानक देखा जजीरा में कश्ती लेके आए तो स्मेल आ रही है। वो आते हैं कहते हैं तो गैस निकल आई। थोड़ी दूर आगे जाते हैं आप गिर जाते हैं खड्डे में, आपको निकालते हैं देखते हैं किधर गए, खड्डे के अंदर जाके देखते हैं अंदर सोना है। तो अगर वसाइल निकलने शुरू हो गए, रिसोर्सेज निकलने शुरू हो गए, सोना निकल आया, गैस निकल आई, तो कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्या हाल है? क्यों जी? कोई ऐसा सिलसिला कार बने, अल्लाह का क्या है, अल्लाह तो बड़ा कारसाज है, कोई ऐसा सिलसिला बने पानी कश्मीर से उधर जाने की बजाय पाकिस्तान की तरफ आना शुरू हो जाए, पता लगे हम बलूचिस्तान में नहरें लेके चले गए हैं और जमीनें जरहेज हो गई हमारी। नतीजा, तो अगर ऐसा हो जाए पानी के रिसोर्सेज बढ़ जाएं, गैस के बढ़ जाएं, सोने के बढ़ जाएं, मेटल के बढ़ जाएं, और आप टेक्नोलॉजिकली डेवलप हो जाएं, टेक्नोलॉजिकली आप डेवलप हो जाए, तो आपका प्रोडक्शन पॉसिबल कब किधर जाएगा? वो जो हमारा पॉइंट था कौन से वाला, जो चीज नहीं होने पे वो भी अटेनेबल हो जाए, क्योंकि रिसोर्सेज बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी। समझे बच्चों? अच्छा ये भी याद रखिए, ये लाजिमी नेचुरल रिसोर्सेज बढ़ने से आगे जाते। सोचिए हमारा हर अकाउंटेंट जिसने बीकॉम किया हुआ सील कर ले, तो पूरी दुनिया में चार्टेड अकाउंटेंट किसके होंगे? पाकिस्तान के होंगे। मैं तो अक्सर खपता हूँ, हमारे यहाँ मेडिकल की सीटें ने बहुत कम रखी हुई है, मेडिकल बहुत महंगा रखा हुआ है। एमबीबीएस टोटल 10-15 लाख से ऊपर की गेम नहीं है, ये मैं ओला रखा हुआ है यार, इसमें क्या मसला है? एक मुर्दा चाहिए होता है, और मुसलमानों में मुर्दों की कमी है क्या? फलस्तीन में देखो कितने बंदे मारे जाते हैं रोज के, अफगानिस्तान में देखो कैसे बॉम्बिंग होती है, कैसे बंदे मर रहे हैं। तो क्या एक डेड बॉडी चाहिए ना, कितनी को महंगी मिल जाएगी? 10 लाख का टोटल गेम होनी चाहिए, थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, पढ़ाए जाते हैं। ठीक है जी। ऑपरेशन है, ऑपरेशन कर रहा है डॉक्टर, तुम खड़े होकर देख लो। क्या हाल है जी? इतनी बड़ी गेम नहीं है, ओला रखो, इनको 10-12 लाख पे लाना चाहिए, और पाकिस्तान में कम से कम एट टाइम को 10-15-20 लाख डॉक्टर प्रोड्यूस कर देना चाहिए। 10-15-20 लाख डॉक्टर, और कम से कम पाकिस्तान में साल का कोई 15-20-25 हजार चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोड्यूस करना चाहिए। वजह यह है कि पूरी दुनिया में लोग गिटार सीख रहे हैं, म्यूजिक सीख रहे हैं, पूरा यूरोप और अमेरिका अकाउंटेंसी से भाग गया, मेडिकल से भाग गया, तो थोड़े से तो लोग रह गए यार, आबादी उनकी कम हो रही है, तो कौन जाके करेगा ये सारा काम दुनिया में? अगर इंडियन ज्यादा पढ़ गए तो वो आपसे आगे निकल चुके हैं और निकल जाएंगे, हर माशरे का हिस्सा बन जाएंगे, और फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। और डॉक्टर तो वैसे भी एम्बेसडर होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट एम्बेसडर होता है, जहां जाके हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठा होगा पाकिस्तान का एम्बेसडर होगा। क्या हाल है? जो दवाई लेने आएगा उसको पाकिस्तान जिंदाबाद सिखाता जाएगा। क्या हाल? तो आपकी पॉपुलैरिटी दुनिया में क्या होगी? इंक्रीज होगी। लिहाजा ये भी याद रखो कि इस वक्त पाकिस्तान में पिछले महीने रिकॉर्ड रेमिटेंसेस आए जितने कभी भी नहीं आए, तो आप कहेंगे कहाँ से आए? भाई आपके जितने लोग हैं रात को बैठ जाते हैं ऑनलाइन, फ्रीलांसिंग पे प्रोग्रामर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, असाइनमेंट पकड़ लेते हैं, वो डॉलर आ रहे हैं। अगर सारे लोग पढ़े लिखे हुए हैं कमाल हो जाएगा। क्या हाल है? और इसमें पंजाब गवर्नमेंट को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि वोकेशनल ट्रेनिंग के तरीके से उन्होंने डाटा एनालिटिक्स में भी कोर्सेज करवाए हैं लोगों को, फ्रीलांसिंग का तरीका भी सिखा रहे हैं, और उसके साथ साथ फ्री कोर्सेज में प्रोग्रामिंग भी सिखा रहे हैं आप। और जिन्होंने बीएस किया वो भी सीख रहे हैं मुफ्त में, और सिखा कौन रहे? टॉप क्लास प्रोग्रामर्स। अगर ये ऐसे ही चलता रहे तो हम बहुत सारा पैसा बाहर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इसलिए ज्यादा पढ़े लिखे लोग हो गए हमारे यहाँ, इंजीनियर, डॉक्टर्स। तो नतीजा ये होगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे पास आना शुरू हो जाएगी। आपको समझ नहीं आ रहा होगा
कि सर ज्यादा डॉक्टर होंगे तो क्या होगा। भाई ज्यादा डॉक्टर्स हो जाएंगे तो याद रखें कि बहुत सारे लोग अफ्रीका में भी अमीर बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग इथोपिया में भी अमीर बैठे हुए हैं, तो वो अपना इलाज वहां से कराना पसंद नहीं करेंगे। वो कोई ऐसा मुल्क ढूंढेंगे जहाँ थोड़ा सस्ता और अच्छा इलाज मिल जाए, तो यहाँ वो चाइना आएंगे या वो पाकिस्तान आएंगे। क्या हाल है? हमारी करेंसी सस्ती है, तो अमेरिका पे हमको प्रायोरिटी देनी शुरू कर देंगे, किस बात पे? कॉस्ट की बुनियाद। लेकिन यहाँ वो इलाज कराने आए तो यहाँ सर्विसेज हॉस्पिटल में हमारे बंदा 150 बैठा होता है, डॉक्टर एक बैठा हुआ है, तो इलाज को कराने खाक आएगा। वो तो आपके अपने यहाँ डॉक्टर नजर नहीं आए। तो ये डरना नहीं चाहिए, इनको बढ़ाना चाहिए। अगर ये बढ़ गए तो आपको काफी ज्यादा पैसा बाहर से कमाने का मौका मिलेगा, और ये दूसरे मुल्कों में जाके भी कमा के आपको पैसा बेचेंगे। तो तरीका ये है कि इसकी सीटें आप बढ़ाएं, अगर आप खुद नहीं बढ़ा सकते तो प्राइवेट मेडिकल को 10 12 15 लाख में लाएं, और इसको लोगों को तादाद के इजाफा करें, पढ़े लिखे लोग कम है उनके। अच्छा बच्चों, अब इंडिया में डॉक्टर्स इतने ज्यादा हैं कि मैं देख रहा था वहाँ क्लिनिक पता है कैसा होता है? डॉक्टर साहब गली की नुक्कड़ पे दरी बिछा के एक चौकी रख के बैठे हुए हैं। हाँ जमीन पे। और और जो आ रहा है पेशेंट उसको भी चौकी पे बैठाया हुआ, और वहीं बैठ के दवाई लिख देते हैं। क्या हर्ज है? कोई लाजिम है कि क्लिनिक बड़ा सूटेड बूटेड सा हो? तो ठीक है, काम हो, लोगों को दवाइयाँ मिले, लोग क्योर करें। अच्छा बच्चों, गुस्सा चढ़ रहा बच्चों को मेरे ऊपर, सर कैसी बात है। अच्छा बच्चों, अब हम चलते हैं इकोनॉमिक सिस्टम्स की तरफ। इकोनॉमिक सिस्टम्स क्या चीज है बच्चों? पीपीएफ समझ आ गया? कोई मुश्किल बात तो नहीं है? टोटल समझ आ गया, स्विचिंग समझ आ गई, assumption समझ आ गई, मैंने कोई चीज ड्रॉप तो नहीं कर दी? चेक कर लो, पूरा पैराग्राफ पढ़ लिए सारे। गुड हो गया, तो आपको समझ आई। कोई सवाल है तो करें, पक्की बात है। चलो ठीक है, मैं आगे चलूँ। इकोनॉमिक सिस्टम क्या चीज है बच्चों? इकोनॉमिक सिस्टम एक सिस्टम है कुछ इस तरह का, कि जैसे आप यूं समझो, ये हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है, जो भी है जैसा भी है, ये हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है। ठीक है जी। और इस इकोनॉमिक सिस्टम में एक तरफ हम डाल रहे हैं इनपुट रिसोर्सेस, और आप सब बच्चे जानते हैं इनपुट रिसोर्सेस क्या है बच्चों? इट इज लैंड, it is labor, it is capital, it is entrepreneurship, it is material, it is information। ये सब क्या है? हमारे इनपुट। और बन के क्या आ रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज। हर सिस्टम ये क्लेम करता है और कहता है कि हम कम से कम रॉ मटेरियल लगा के ज्यादा से ज्यादा, हर सिस्टम ये क्लेम करता है, चाहे सोशलिज्म है, चाहे कैपिटलिज्म है, चाहे मिक्स इकोनॉमी है, हर एक का क्लेम क्या है, चाहे इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम, हर एक का क्लेम क्या है बच्चों? हम कम वसाइल लगा के ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट बच्चों? दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक सिस्टम। यहाँ क्या लिखा है इसमें जरा चेक कर लेते हैं। कहता है कि इकोनॉमिक सिस्टम इज सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीपल डिजायर एंड गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल टू सेटिस्फाई। अच्छा हाँ, कहते हैं कि हमारी डे टू डे लाइफ में, दुनिया में एक कॉमन बात यह है कि हमारे पास मल्टीपल ख्वाहिशात हैं, डिजायर हैं, और उनको पूरा करने के लिए हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो? गुड्स एंड सर्विस। तो हमने यही भी कहा कि हम अपनी ख्वाहिशात हम चाहते हैं कि ये कम से कम इस्तेमाल हो, और ये ज्यादा से ज्यादा, ऐसे ही है, ताकि हम माशरे की ख्वाहिशात को ज्यादा ज्यादा पूरा कर सकें। ये इकोनॉमिक सिस्टम, राइट बच्चों? सो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम इज एन, ऊपर इकोनॉमिक सिस्टम से बीच में लिखा है, मैंने पूरा इकोनॉमिक सिस्टम इज एन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। कौन सी अरेंजमेंट बच्चों? इदारे होते हैं ना इसके अंदर, मार्केट होती है, इंडस्ट्री होती है, बैंक्स होते हैं, तो ये इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट टू प्रोड्यूस टू प्रोड्यूस मैक्सिमम आउटपुट इन मिनिमम रिसोर्सेस। कम से कम रिसोर्सेज लगा के ज्यादा ज्यादा। अच्छा, मैक्सिमम को मैंने मैक्स लिख दिया और मिनिमम को मिन लिख दिया, सही है। तो हमने क्या किया जी कि
ये लिखा कि इकोनॉमिक सिस्टम एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है। इंस्टीट्यूशन के चूंकि इसमें बैंक भी इस्तेमाल है, इंडस्ट्रियल चैम्बर भी इस्तेमाल है, गवर्नमेंट भी इस्तेमाल है, यानी गवर्नमेंट भी काम कर रही है, बैंक भी काम कर रहे हैं, ठीक है जी, रोड नेटवर्क्स भी काम कर रहे हैं, डैम भी काम कर रहे हैं, सड़कें भी काम कर रही हैं, सारे इंस्टीट्यूशन मिलकर एक ऐसा निज़ाम बनाते हैं जिसमें कम अज कम वसाइल इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर लें, ठीक है जी। लेकिन कहते हैं इकोनॉमिक सिस्टम तीन बड़े सवालात का जवाब देता है, तीन बड़े सवालात का जवाब देता है, ये हमने नहीं देना, इकोनॉमिक सिस्टम जवाब देता है। पहला सवाल जो है जिसको हम कहते हैं मेजर क्वेश्चन, वो है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है। तो अभी हम सवाल का जवाब नहीं बता सकते, लेकिन इसका मीनिंग बता सकते हैं सवाल का, कि सवाल का मीनिंग क्या है। एंड सेकेंडली हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है बच्चों, हाउ टू प्रोड्यूस। और अगला सवाल है फॉर ह्यूम टू प्रोड्यूस, ह्यूम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस कर, ठीक है जी। तो ये तीन बड़े सवाल, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर ह्यूम टू प्रोड्यूस, ठीक है बच्चों। तो अब ये तीन सवालात जो है ना बच्चों, ये क्या है। पहली बात है व्हाट टू प्रोड्यूस। देखिए बच्चों, दुनिया में ना दो तरह की चीजें नजर आती हैं, वैसे काफी सारी और भी हैं, लेकिन दो तरह की चीजें नजर आती हैं आमतौर पे। एक नजर आती है नेसेसिटीज, क्या नजर आती है, और दूसरी बच्चों लग्जरीज। तो पहला सवाल ये है कि अगर इकोनॉमिक का फंक्शन है ना, इकोनॉमी इनपुट आउटपुट जिसमें भी वो फंक्शन होती है, तो इकोनॉमी का जो अगर फंक्शन है, तो इस फंक्शन ने क्या बनाना है, जरूरियात जिंदगी या लग्जरी। तो अगर आप कहेंगे सर जरूरियात जिंदगी और लग्जरी के फर्क क्या है, तो डबल रोटी क्या है, अंडे क्या है, और लैंड क्रूजर क्या है, लग्जरी। अच्छा, गाड़ी भी जरूरत होती है, आल्टो क्या है, जरूरत नेसेसिटी है, और लैंड क्रूजर क्या है, लग्जरी। तो सवाल ये है कि हम नेसेसिटीज ऑफ लाइफ बनाएंगे या लग्जरीज प्रोड्यूस करेंगे, क्या करेंगे, नीड्स ऑफ लाइफ आर, ये सवाल हमें इकोनॉमी इसका जवाब देगा, तो जवाब हमें इकोनॉमिक सिस्टम देगा, इकोनॉमिक सिस्टम देगा। यानी कि मैं आपको समझाने के लिए यूं कह सकता हूं कि अगर मैं इकोनॉमिक सिस्टम से पूछूं व्हाट टू प्रोड्यूस, तो मैं आपसे यूं कहूंगा कि इसका जवाब सोशलिज्म को छोड़ देगा, ठीक है जी। क्या बच्चों, सोशलिज्म कुछ और जवाब देगा, कैपिटलिज्म कुछ और जवाब देगा, ऐसे ही बच्चों। और अगर मैं पूछूंगा यही सवाल मिक्स्ड इकोनॉमी से, तो उसका जवाब कुछ और होगा। तो तीनों सिस्टम अलग अलग जवाब देंगे। वो कब देंगे, जाहिर है जब हम पढ़ लेंगे तो जवाब मांगेंगे उन्हें। हम नहीं देंगे, इकोनॉमिक सिस्टम बुलाया, इधर आओ जवाब दो, देगा जवाब, ठीक है जी। अच्छा, अब आगे आ जाए। आप कहेंगे सर यही चीज होती नहीं, एक चीज और भी होती है बच्चों, कंफर्ट्स भी होते हैं। कंफर्ट्स क्या होते हैं इन दोनों के दरमियान में। अब आप कहेंगे सर क्या फर्क है कंफर्ट्स में, लग्जरी में, कोई डिस्क्रिप्टिव फर्क बताएं। जरूरियातें जिंदगी वो है, अगर नहीं होंगी तो जिंदगी होगी नहीं। जरूरियातें जिंदगी की सबसे बड़ी निशानी है कि सोचिए उसके बगैर जिंदगी गुजर सकती है। आप कहेंगे नहीं सर इसके बगैर जिंदगी नहीं गुजर सकती। अगर हमें जिंदगी गुजारनी है तो हमें जरूरियातें जिंदगी होनी चाहिए। क्या हाल है बच्चों, है कि नहीं, बात समझ आती है। अच्छा, और कंफर्ट्स वो हैं जिसके बगैर जिंदगी गुजर सकती है, लेकिन अगर हो तो हमारा काम जल्दी हो जाए। जिंदगी गुजर सकती है, लेकिन अगर हो तो हमारा काम ज्यादा आसान हो जाए, ठीक है। और लग्जरी वो है, हो या ना हो काम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ हमें एक साइकोलॉजिकल एज देते हैं, नफ्सियाती एडवांटेज देते हैं और कुछ भी नहीं। अच्छा,
आ गए हैं वो लोग। कमाल है यार, उन्होंने मुझे कहा था 10:30 आएंगे, मजाक बनाया। चल तू पानी पिला मुझे, पानी पिलाया। चलो ठीक है। एसीसी को विजिट आना था, वो 10:30 तक था तो वो 10 बजे आ गए। अच्छा यार, एनीवे अब देखिए, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ क्या है बच्चों, जिसके बगैर जिंदगी ना गुजर सके। लग्जरी जिस जो सिर्फ नफ्सियाती फायदा देती है और उसमें कुछ नहीं, और कंफर्ट्स हमारे काम को फास्ट करते हैं। ना हो तो काम चल जाता है, लेकिन हो तो जरा काम आसान हो जाएगा। जैसे किताब नीड है, किताब, लेक्चर भी नीड है। एसी कंफर्ट है, हो तो लेक्चर अच्छा हो जाएगा, लेकिन ना हो तो यार ऐसी कौन सी बात है, हमने पढ़ाई है यूनिवर्सिटी, अभी भी कई जगह एसी। हमारे दोनों यूनिवर्सिटी में कोई एसी नहीं था, बस ऊंची ऊंची छतें, लंबे लंबे डंडे वाले पंखे, है भाई, वही लगे होते थे। और टीचर, और सख्ती इतनी होती थी गवर्नमेंट कॉलेज में, तो हमारे ऊपर इतनी सख्ती होती थी, इवन ग्रेजुएशन में भी जब हम आए तो गाउन पहने बगैर क्लास में नहीं बैठ सकते, यानी बुर्का पहन के बैठना आप। काला गाउन होता था, हम जरा साइड पे फेंक देते थे, हवा लगती है, ठीक है, तो वो पहन के बैठना पड़ा ग्रेजुएशन क्लास में, लेकिन काम हो जाता है। लेकिन अगर एसी हो तो काम आसान हो जाएगा ना। क्या हाल है, तो घर में रोटी, कपड़ा, खुद मकान, क्या है, नेसेसिटी। लेकिन वॉशिंग मशीन कंफर्ट है। अब तो वॉशिंग मशीन भी ऐसी आ गई, वो वॉशिंग मशीन नहीं है, प्लांट्स हैं। आज ही वॉशिंग मशीन एक प्लांट है, कपड़े डाल दो उसके अंदर, साबुन डाल दो, ठीक है। पहले मर्दों को लोग ताना मारते थे कपड़े धोते, तो कपड़े को धोता ही कोई नहीं आज, तो कपड़े मशीन धोती, खुद ही साबुन से उसको धोएगी, फिर पानी लेके उसी उसको नितारेगी, और फिर खुद ही वाइब्रेशन सी होगी और एकदम स्पिनर चलेगा, खुश्क हो जाएगी, बीप कर देगी, लो जी अपने कपड़े ले, तैयार हो गए। तो ये कंफर्ट ही है ना बच्चों, क्या हाल। अच्छा, अब आ जाए, ये बात समझ आ गई हमें कि व्हाट टू प्रोड्यूस। तो ये फैसला जवाब कौन देगा मुझे बताइए, इकोनॉमिक सिस्टम देगा, और हर इकोनॉमिक सिस्टम का जवाब दूसरे से मुख्तलिफ होगा। अच्छा बच्चों, हाउ टू प्रोड्यूस, असल में चीजों को प्रोड्यूस करने के बच्चों दो एंगल है। एक एंगल है बच्चों जिसके अंदर अगर आसान से तरीके से बताऊं तो मजदूर ज्यादा और मशीनें कम। क्या मैंने बताया बच्चों, मैंने मजदूर कितने बनाए हैं और मशीन एक, इसको कहते हैं लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव यानी आपकी प्रोडक्शन का तरीका लेबर इंटेंसिव, ठीक है जी। लेकिन दूसरा तरीके में क्या होगा बच्चों, मशीनें कितनी लगाई, 3, मजदूर कितना लगाया, तो क्या बना, कैपिटल इंटेंसिव। ठीक होगा बच्चों, कौन सा लगाएं, ये जवाब भी कौन देगा, इकोनॉमिक सिस्टम जवाब देगा, हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं। इकोनॉमिक सिस्टम विल ब्रिंग अप इट्स आंसर। अच्छा चलो, आपकी ध्यान का टेस्ट ले लेते हैं, क्वालिटी अच्छी किसमें है, मुझे क्लियर नहीं हुआ। लेबर इंटेंसिव क्वालिटी अच्छी है, कैपिटल इंटेंसिव में क्यों नहीं है। आपको कहना चाहिए प्रोडक्ट डिपेंड करता है। फर्नीचर इसमें हमेशा अच्छा कौन सा होगा, लेबर इंटेंसिव, हाथ की हुई पॉलिश का कोई जोड़। कारपेट अच्छा कौन सा होगा, हम दुनिया का सबसे खतरनाक हेलीकॉप्टर अपाची अमेरिका का, पहले पाकिस्तान ने खरीदा, अब इंडिया को दे दिया, इंडिया से दोस्ती हो गई ना अमेरिका की। कैसे बनता है, प्लांट्स पे, टोटल हैंडमेड, टोटल एक एक पुर्जा हाथ से डिप्टों से जोड़ते हैं हम। तो लाजिम नहीं है कि मशीन से चीज बनेगी तो क्वालिटी अच्छी होगी, प्रोडक्ट पे मैटर करता है। हाँ कंप्यूटर जो है वो लेबर इंटेंसिव नहीं हो सकता, होगा तो क्वालिटी अच्छी, क्योंकि हाथ से एक पुर्जा जोड़ते ये कंप्यूटर इतना बड़ा बन जाएगा, मशीन उसको कॉम्पैक्ट बना देती है। तो मैटर करता है मेरे ख्याल में क्या,
प्रोडक्ट क्या बना है, क्या हाल है। मेरा कपड़ा भी ज्यादा हाथ का बुना हुआ ज्यादा अच्छा होता है। ज्यादा अच्छा कौन सा होता है, हाथ का बुना हुआ। ये ठीक है ना, आपको याद है जे डॉट जब पहले आया था, इसने एक कुर्ता बनवाया था हाथ खड्डी खड्डी पे। ऐसा कुर्ता था कि आप उसको लपेट के जेब में डाल दो, मुलायम नरम। ये वो कपड़ा था कि जब गोरे आए थे ना इंडिया में, तो इसे हमारे इलाके के जो मुसलमान थे उनके अंगूठे कटवा दिए, क्योंकि वो ऐसा कपड़ा बुनते थे कि उनकी इंडस्ट्री चलती नहीं थी, उन्हें अपनी पावर लूम चलाने थे, मशीनरी बेस्ड कपड़ा। तो उन्होंने फिर इनके अंगूठे कटवाए थे कि जब तक ये बनाते रहेंगे कमबख्त हमें वो आगे आने नहीं देंगे। तो लाजिम नहीं होता, बाज़ औक़ात हैंडमेड चीज जो होती है वो मशीन से कहीं ज्यादा अच्छी हो जाती है। ठीक है जी, तो ये कोई लाजिम नहीं, लेकिन जवाब कौन देगा कि कौन सी चीज बनाएंगे। इकोनॉमिक सिस्टम जवाब देगा, हमें नहीं पता, हर सिस्टम का जवाब दूसरे से मुख्तलिफ होगा। अब फॉर ह्यूम टू प्रोड्यूस, हर मुआशरे में दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं रिच, एक होते हैं पुअर। सीएफई में भी है। मैं राना काशिफ गरीबों में आते हैं, मुलाजिम। दाऊद शाही साहब, राना नवीज साहब, ये मालकान में आते हैं, तो वो बहुत अमीर है। और हम लोग बेचारे गरीब लोग। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें फैसला करना है कि प्रोडक्ट अमीर के लिए बनाए या, तो मुआशरे में दो तबके हमेशा रहेंगे। ठीक है, अगर आप जाओगे ना खेतों पे, फसलें उग रही, तो वहां दो अमीर और गरीब कौन होंगे, लैंडलॉर्ड और मज़ारे, जिम्मेदार और मज़ारे, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट्स। फैक्ट्री में जाएंगे तो मालिक और मजदूर। लिहाजा ये हर जगह होंगे, माशरे में हर जगह गरीब और अमीर होंगे। हाँ फर्क है डिफरेंट माशरों में, जैसे पाकिस्तान जैसे मुल्कों में अमीर और गरीब का फर्क बहुत ज्यादा है। हमारे माशरे में अमीर और गरीब का फर्क बहुत ज्यादा है। अमीर लैंड क्रूजर पे, ओडी पे, मर्सिडीज पे, और गरीब का साइकिल भी नहीं। तो ऐसे माशरों में गरीब जो है लो प्रोफाइल रोल देने को भी तैयार हो जाता है। लो प्रोफाइल रोल कौन से होते हैं बच्चों, स्वीपर, बाथरूम धोने वाला, मिल जाता है ना, गटर साफ करने वाला, माली, मिल जाता है कि नहीं। उसकी वजह गरीब और अमीर का इतना फर्क है कि गरीब बेचारा लो प्रोफाइल रोल भी ले सकता है। आप फिनलैंड चले जाए, हाँ जी, कहाँ चले जाए, वहां अमीर और गरीब का फर्क ही नहीं है इतना। यानी अमेरिका में भी इवन नहीं है, अमीर मर्सिडीज में जा रहा है, गरीब टोयोटा में जा रहा है, बस इतना फर्क। और वहां किसी को कहो जरा मेरा वॉशरूम धो दे, तो कहेगा खसमान खा, आप गंद पाए थे, आप तो हो जाके, मैं क्यों दूं। वहां वजन नहीं उठाता कोई किसी का। आप सूटकेस वजनी है, ड्राइवर से उठा के रखो, वो कहेगा मेरी कमर भी अपनी है भाई, तूने इतना पैक किया, चल तू उठा। वो तो नहीं उठाते। और वहां मजदूर को वजन उठा के रखना भी है, सेफ्टी बेल्ट मांगता है, पहले बेल्ट लेके दो जी। अमेरिका में कौन सा सिस्टम है, नहीं मैं समझा नहीं बेटे, क्या कह रहे हैं? वहाँ कौन सा सिस्टम चलता है, मैं बाद में तफसील से बताऊंगा आपको, बड़ा अच्छा सिस्टम है वहाँ। अमेरिका तो बहुत अच्छा मुल्क है यार, लेकिन वहाँ जाने नहीं देते हैं। मैंने 2-3 दफा वीजा अप्लाई किया है, तो कागज वापस भेज देते हैं। एक दफा मैंने इंटरव्यू भी दिया था, हटा हो गया। वो जो मेरा था ना स्टूडेंट एडवाइजर, वो कम वक्त डटे निकम्मा था कसम से। यकीन करो, गोरा मेरे सामने, पहले मिस लॉरी जॉनसन थी, वो एम्बेसडर थी, उसने लिया था इंटरव्यू, कौंसलर, हेड कौंसलर। फिर वो एक काला था, बाल्टीमोर का था। वो यकीन करो तकरीबन रोने वाला हो रहा था, कह रहा था सर आप यकीन करें, आप जिस तरह के काबिल आदमी हैं, वो आपको सही तरीका बता देता, मुझे अफसोस हो रहा है आपका वीजा रिजेक्ट करके।
कहता है मेरा दिल चाह रहा था अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट भी सही होती ना तो मैं आपको विजिट वीजा जरूर दे देता, स्टूडेंट नहीं, विजिट वीजा जरूर दे देता, यू डिजर्व इट। तो उन्होंने कहा एक तो आप इंग्लिश अपनी ठीक करें, बहुत जरूरी है, पैसे लगाएं आप ठीक करें, आप पढ़े लिखे आदमी, और दूसरा आप ये करें तो आपको वीजा मिल जाएगा। मैंने फिर दोबारा ट्राई ही नहीं की, फिर मेरा एमएससी में दाखिला हो गया, अब मैं क्या करता, आप 2 साल बाद ही देखेंगे, 3 साल बाद। उसके बाद फिर घर वालों ने जाने ही नहीं दिया, हालात ही ऐसे हो गए, फिर मैंने दोबारा ट्राई नहीं किया। अभी ट्रम्प आया तो कागज वापस भेज दिया उसने मेरे इमिग्रेशन में, उन्होंने कहा जी नहीं हो सकता। हमशीरा मेरी रोने धोने लगी, यार क्या जरूरत बनी। ये मेरा जो शाम की जॉब वाला है, ये लड़का भी अच्छा ही कह रहा था मैं करा दूंगा आपका, तो जरा ये ट्रम्प के हालात ठंडे होते तो मैं आपका चक्कर लगवा दूंगा। अच्छा यार चल तू जीता रह, खुश रह, लगवा देगा तो तेरी मेहरबानी, वरना गरीब आदमी हम तो पत्तों की से आगे नहीं जा सकते। क्या हाल है बच्चों, सही है नहीं? लेकिन हकीकत बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि आज की नौजवान नस्ल को अगर जाने का डिसीजन करना है ना आपने, तो आप टाइम पे करें, आप टाइम पे करें। तो आइडियल डिसीजन आपका हो सकता है कि कैफ क्वालिफाई करें और फिर जरा सोचेंगे यार आपको क्या करना चाहिए, तो मूव करना करना चाहें तो अच्छा वो एक बात, ये लोग कहेंगे रास्ते बंद हो गए हैं, ये हो गया, नहीं नहीं, व्हेन देयर इज विल देयर इज वे। अगर इरादा है तो रास्ता बनेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है जी, क्योंकि जिन मुल्कों की आबादी कम होगी उनको लोग तो चाहिए, और वो कहाँ से लाएंगे, ठीक है जी। अच्छा बच्चे, यहाँ तक कोई चीज मुश्किल तो नहीं है। बात यह है व्हाट टू प्रोड्यूस, नेसेसिटीज बनाए, लग्जरीज बनाए, कंफर्ट्स बनाए। अच्छा, लेकिन हमारा हमें सिस्टम सिर्फ ये 2 आंसर देता है इनमें से। अच्छा ठीक है। अच्छा, हाउ टू प्रोड्यूस, मजदूर ज्यादा लगाएं या मशीनें ज्यादा, मजदूर ज्यादा लगाएं तो लेबर इंटेंसिव, मशीनें ज्यादा लगाएं तो कैपिटल इंटेंसिव। और फॉर ह्यूम टू प्रोड्यूस, गरीबों के लिए बनाई या अमीरों के लिए। तो बच्चों ये सवालात हैं, और अब इन तीनों के सवालात हमने इकोनॉमिक सिस्टम से मांगने हैं। मिसाल के तौर पे हाउ टू प्रोड्यूस का आंसर भी इनसे मांगेंगे, हाउ टू प्रोड्यूस का भी, एंड फॉर ह्यूम टू प्रोड्यूस, ये सारे आंसर हमने इन्हीं से मांगने। ठीक होगा बच्चों, राइट हो गई जी बात, तो ये हम आंसर इससे मांगेंगे। तो आज हम यहाँ तक आ गए। अच्छा, ये एक सर्कल फ्लो ऑफ नेशनल इनकम बना हुआ है, इसको अभी हम जरा छोड़ देते हैं, अभी हम सीधे चले जाएंगे पहले सिस्टम में। तो पहला सिस्टम इन्होंने कौन सा बनाया, कैपिटलिज्म। दूसरा कौन सा बनाया, सोशलिज्म बनाएंगे, सोशलिज्म। चले, तो हम ऐसा करेंगे, कैपिटलिज्म सोशलिज्म इनके ऊपर बात अपने कल के लेक्चर में शुरू कर देंगे। अच्छा, ये कैपिटलिज्म सोशलिज्म सिस्टम पढ़ लें तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्या हाल है जी? चलो सही है यार, आज 21 तारीख है, कोशिश करेंगे हम इस मंथ के एंड तक ना इसे कंप्लीट कर दें, ठीक है। और बच्चों, थैंक यू वेरी मच।